पिछला दिन जो 4 क्वेश्चन आपको दिया गया था वो क्वेश्चन बनाए बन रहा है या उसमें प्रॉब्लम भी है? हम उस सब क्वेश्चन में एक हेल्प करते हैं, चारों हाफ रिएक्शन का रिएक्शन लिख देते हैं। रिएक्शन लिख देने से आपका काम आसान हो जाएगा, फिर सॉल्यूशन वाला काम आप खुद से कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको लॉग आता हो तब। ऐसे नहीं। लाई तो क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें सी यू सॉलिड कन्वर्ट कर रहा है किस में? यू प्लस प्लस में। तो ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल के ही ऐसा कर रहा होगा। ये ऑक्सीडेशन वाला है, रिडक्शन वाला होगा तो इसका रिवर्स कर दीजिए। यू प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करेगा सी यू सॉलिड। सी यू आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तीसरा में एम जी सॉलिड कन्वर्ट कर रहा है किस में? एम जी प्लस प्लस में। ये तो दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके ही ना करेगा, यहाँ भी रिडक्शन कराना है तो एम जी टू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कन्वर्ट कर जाएगा एम जी सॉलिड में। ई नॉट का वैल्यू पहला में रिडक्शन पोटेंशियल का ही दिया हुआ है, लेकिन दूसरा में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसको पलट के रखना पड़ेगा आपको। चौथा Cl2, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाके 2Cl माइनस में कन्वर्ट करेगा, और ये ऑलरेडी रिडक्शन ही है तो इसको छूना नहीं है। इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁵ अब देखो वहां रिएक्शन में सिर्फ Cl माइनस दिया है, 2 नहीं दिया है। 2 नहीं दिया है तो आपको अपने अपने मन से देना पड़ेगा ना। Cl2 एक Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 Cl, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा 2 Cl माइनस में कन्वर्ट करेगा। और पांचवा जो है ये आयन आयन इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है। Fe2 प्लस जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तब जाके वो Fe3 प्लस में कन्वर्ट करेगा, या फिर यूं कहें, इसका चूंकि ये ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है, इसका रिडक्शन यदि लिखना हो तो क्या लिखेंगे? Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में कन्वर्ट करेगा? Fe2 प्लस में। तो हम जिस जिस रिएक्शन में चेक मार रहे हैं वहां से रिडक्शन निकलेगा, इससे रिडक्शन निकलेगा, इससे रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा। ये डायरेक्ट रिडक्शन वाला ही रिएक्शन है तो रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा, इससे रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा। रिएक्शन यदि लिखा जाए तो बाकी चीज आसान है, वहां पर आयन का सांद्रण वगैरह है ही, आप उससे तीसरा क्वेश्चन इसमें इसका ये दिया हुआ है ई नॉट एम जी सॉलिड से एम जी प्लस प्लस, ये प्लस 2.36 दिया हुआ है क्या? ये ना दिया हुआ है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। जब आप इसका आपको इसका एसआरपी चाहिए तो इसको इसके वैल्यू को पलटेंगे हम, माइनस हो जाएगा। क्या आप बोल क्या रहे हैं? होना चाहिए माइनस में। इधर आइए। हाँ बिल्कुल आइए। क्या बोल रहे हैं, फ्रेश बोलिए। अच्छा, इसका ये वाला वैल्यू पुट करे थे तो आंसर नहीं आ रहा। इधर देखिए, इधर ये एम जी है, कन्वर्ट किया है एम जी प्लस प्लस में, तो ये ऑक्सीडेशन का। अरे मारे क्या ऐसा थप्पड़ बस। हम यहाँ कह रहे हैं देखने, ये एम जी है और ये एम जी प्लस प्लस है। ये एम जी प्लस प्लस में कब कन्वर्ट करेगा? त्याग करेगा या ग्रहण करेगा? त्याग करेगा, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना हुआ। तुम हर बार रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हो तो यहाँ पर साइन पलटोगे तब ना रखोगे मन में। नया क्या है? तू तो लुटता है, मोबाइल बहुत ज्यादा है। आराम से जाओ, चोट लगेगा। तो उस सब क्वेश्चन को बनाने में एक रिएक्शन के रिगार्डिंग हम आपकी थोड़ी सी मदद कर दिए हैं। अब आप इस पर यदि ईमानदारी से काम करेंगे तो नहीं बना होगा ना क्वेश्चन तो दोबारा फिर ट्राई कीजिएगा। एक बार आप ट्राई किए होंगे आज, कल फिर ट्राई करके आइए, फिर भी नहीं बने तो संडे को तो क्लास हम देंगे ही इसका। हम सब एक तरफ से बना देंगे, टेंशन मत लीजिए आप।
और हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई टाइम दिया जाए जिसमें आप अवेलेबल रह सके, जिनको आना हो क्लास में आ सके। टेंशन मत लीजिए। चलिए ही नहीं डालिए तो। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए पिटा जाओगे, एकदम डेफिनेटली पिटा जाओगे। नहीं ना, अरे नहीं ना, समझ में आ रहा है। नीचे उतर के पीट देना, तो ये मत कहना कि बिना मतलब का पीट दिए। बहुत इरिटेट होते हैं हम, ये जो आप नौटंकी करते हैं ना पढ़ाते वक्त, उससे। तुमको तो लगता होगा कि हम अकेला एक शब्द बोलबे कि अब क्या फर्क पड़ता है, सबको वही लगता है, बस पूरा क्लासे बोलने लगता है। तो अगला दिन से समझाएंगे नहीं, सीधे पीट ही दिया करेंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए अर्नेस्ट समीकरण का उपयोग। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हम उस अभिक्रिया को कहते हैं जो रिवर्सिबल होता है, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट करता है। मान लीजिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए बी बी के साथ रिएक्शन करके बनाता है एम प्लस एन। यहाँ पर आप जो ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल एम और स्मॉल एन देख रहे हैं, यह सब कॉफिशिएंट है। ए और बी रिएक्टेंट है, एम और एन प्रोडक्ट है। कैपिटल ए और बी रिएक्टेंट है और कैपिटल एम और कैपिटल एन जो है वह प्रोडक्ट है। ए और बी रिएक्शन करके एम और एन को बनाता है, वहीं पर फिर एम और एन रिएक्शन करके किसको बना देता है? ए और बी को बना देता है। अब बताइए तो नॉर्निस्ट समीकरण क्या है? ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू। यही है ना? लिखिए तो यहां तक। जो लोग 11th में नहीं पढ़े होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, उनको दिक्कत होगा यहाँ समझने में। तो क्या लिखा हुआ? आप याद कीजिए, आपको बताया गया था कि वैसा सभी रासायनिक अभिक्रिया जो उत्क्रमणीय हो वो साम्यावस्था में पहुंच जाता है, क्योंकि उसका सबसे अस्थायी अवस्था साम्यावस्था होता है। अब जो लोग साम्यावस्था का मतलब नहीं समझते हैं वो समझिए। जिस दर से ए और बी एम और एन में बदलता है, यदि उसी दर से एम और एन ए और बी में बदलने लगे तो समय के साथ ए बी एम और एन के सांद्रण में या उसके अमाउंट में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये ए और बी जितना खर्च करके एम और एन को बनाया, एम और एन उतना ही खर्च करके फिर से ए और बी को बना दिया। तो बताइए समय के साथ कोई परिवर्तन होगा? समय के साथ जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन में हम एट इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं। एट इक्विलिब्रियम, हिंदी में इसको बोलेंगे साम्यावस्था पर। जिनके जीवन में 11th नहीं है वो अब एहसास कीजिए कि आपके जीवन में 11th का जरूरत पड़ता है। यहाँ तो कम पड़ेगा, ऑर्गेनिक में ज्यादा पड़ेगा। साम्यावस्था पर
देखो इसको हम ई सेल कह देते हैं और इसको ई नॉट सेल कह देते हैं। क्या है कि नर्स समीकरण का उपयोग आप अर्ध सेल के लिए भी कर सकते हैं और फुल सेल के लिए भी कर सकते हैं। तो हम जब पूरे सेल की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब के लिए बात कर रहे हैं, तो ई सेल और ई नॉट सेल सबकी हम बात कर सकते हैं। यदि रिएक्शन साम्यावस्था पर चला जाए तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का जो नेट फ्लो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का नेट फ्लो मतलब इधर से उधर और उधर से इधर यदि समान हो जाए इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो कोई पोटेंशियल फिर डेवलप नहीं होगा। वैसी स्थिति में ई सेल का मान क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम यहां पर लिख सकते हैं साम्यावस्था पर ई सेल का मान क्या होगा? जीरो। देखो किसी एक तरफ रिएक्शन होते रहेगा तब ना पोटेंशियल, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकला दूसरी तरफ गया, तो तरफा समान हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम पोटेंशियल को क्या कहेंगे? जीरो हो जाएगा। साम्यावस्था का तो मतलब ही होता है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट रुक जाना, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाता है। और आप यह भी याद कीजिए कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हुआ करता था तो Q और KC ये दोनों आपस में बराबर हो जाया करता था। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर दो बात लिख सकते हैं, Q बराबर C। यदि हम साम्यावस्था बोले हैं तभी ये दो बात कह सकते हैं, यदि साम्यावस्था नहीं बोलेंगे तब हम ये बात नहीं कह सकते हैं। तो बताइए वहां पर समीकरण क्या था? समीकरण क्या था? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log Q। ई सेल के बदले क्या बैठा दें? जीरो। ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटे NF log Q के बदले KC। KC को हम लोग बोलते हैं साम्य सांद्रण स्थिरांक। याद कीजिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट, ये सब पढ़े थे आप, KC KP, वही KC है वो। आपको इस चैप्टर में KC निकालने के लिए भी बोलता है। अब बताओ आप, इस ई नोट सेल को यदि हम इधर लेके आ जाएं तो इधर प्लस में इधर माइनस में बदल जाएगा। यहाँ भी माइनस है इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा। यानी तो ऐसे छोड़िए, इसी पूरा टर्म को इधर ले आइए तो माइनस से किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो हो जाएगा ई नोट सेल बराबर 2.303 RT बाय NF log KC। तो अगला एक्सप्रेशन ये बनेगा। तो आगे हम क्या लिखें बताइए? ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT बटे NF log KC। इसमें कोई दिक्कत है? एट 25 डिग्री सी टेम्परेचर, क्योंकि हम बार बार टेम्परेचर को यही रखेंगे। बताइए 25 डिग्री सी टेम्परेचर पर हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ये एन तो रह जाएगा, नहीं रह जाएगा एन, और क्या क्या बदलेगा बताइए? ये आर का वैल्यू 8.31, टेम्परेचर का वैल्यू 298 और एफ का वैल्यू 96,500। और याद कीजिए इसी को गुना उना करके हमको आया था 0.0591। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 0.0591 बाय एन लॉग KC। बताइए ऐसा लिख सकते हैं? हम इस इक्वेशन को घेर रहे हैं क्योंकि हमको इसकी फिर आगे जरूरत पड़ेगी। फिलहाल उसी से हम इस पर चले आए, ये किसी भी टेम्परेचर पर वैलिड है, ये सिर्फ 25 डिग्री सी पर वैलिड है। अब बताइए इस n को यदि हम इधर कर दें, इस n को इधर कर दें तो क्या लिखाएगा? ये लिखाएगा ई नॉट सेल इंटू n। तो n को यहाँ गुना कर दें। अच्छा ये जो संख्या यहाँ है लॉग KC के साथ गुना में है ना, इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा। चलो उसको अगला एक्सप्रेशन में कर लेंगे। तो यहाँ से ये बच जाएगा 0.0591 लॉग KC। अब बताइए यहाँ से KC को यदि हम लॉग KC को अलग करें, यानी लॉग KC बराबर लिखें तो लिखा जाएगा n गुना ई नॉट सेल बटा 0.0591। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लॉग KC बराबर n गुना ई नॉट सेल
बटे 0.0591। क्या कोई दिक्कत है इसमें? और यहां से यदि हमको केसी निकालना हो तब क्या लिखेंगे? एंटी लॉग एन इंटू ई नॉट सेल बटे 0.0591। ये सब समीकरण आपको कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में टच कर देगा। और ये बात 11th के कंसेप्ट से संबंधित था। अब जो लोग 11th के कंसेप्ट से संबंधित या फिर इस चैप्टर का न्यूमेरिकल नहीं बनाना चाहते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं उनको तो ये सब बात समझना ही पड़ेगा। उतारिए, पहला पेज हो चुका है। दूसरा, उतारिए इसको। क्या उतार के बैठे हुए हैं? आगे बढ़ा दें? जितना फॉर्मूला घेरा जा रहा है सब पर न्यूमेरिकल बनेगा। देखिए आगे, ये लिखा हुआ था कि नहीं? यहीं पर एक और छोटा सा टर्म आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक वर्क। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विद्युतीय कार्य। यहां पर हम थोड़ा सा टर्म यूज करेंगे फिजिक्स का। विद्युतीय कार्य का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप फिजिक्स में? कोई भी नहीं जानता है?
लिखिए पहले। हाँ, चार्ज इनटू पोटेंशियल, एक आदमी को मात्र पता है। क्यू इंटू भी होता है। हो गया लिखा हुआ। चेंज करें? देखो, यहां देखना, अब कोई भी लिखिए मत। इलेक्ट्रिक वर्क बराबर होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये बात आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। विद्युतीय कार्य का ये फॉर्मूला है। फिजिक्स में चार्ज को इंडिकेट किया जाता है किस चीज से? क्यू से। और फिजिक्स में पोटेंशियल को इंडिकेट किया जाता है भी से। तो ऐसी स्थिति में हम इलेक्ट्रिक वर्क बराबर क्या लिख सकते हैं? यहां से हो गया इलेक्ट्रिक वर्क बराबर क्यू इंटू, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? अब देखिए, केमिस्ट्री में इसी इलेक्ट्रिक वर्क को हम कहते हैं माइनस डेल्टा जी। इलेक्ट्रिक वर्क को किस चीज से इंडिकेट किया जाएगा? माइनस डेल्टा जी से। और क्यू, क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज निकलता है एन एफ से। एन एफ क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 96,500 होता है। और सुनिए, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? इन फिजिक्स, फिजिक्स का है ये। क्यू बराबर हो गया एन एफ, नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फैराडे कांस्टेंट। और फिजिक्स में आप पोटेंशियल को इंडिकेट करते हैं वी से, केमिस्ट्री में पोटेंशियल को वी से इंडिकेट नहीं किया जाता है। यहां पर पोटेंशियल को इंडिकेट किया जाता है ई से। बस अंतर यही है, वहां पर वी से और यहां पर ई से। तो बताइए, ऐसी स्थिति में डेल्टा जी बराबर क्या फॉर्मूला निकलेगा? ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस एन एफ ई। अब यदि आपसे इसमें कोई पूछे कि इसमें आने वाला हर एक टर्म क्या है, तो हम डेल्टा जी को बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी या गिव्स मुक्त ऊर्जा, इसको बोला जाता है, जो इलेक्ट्रिक वर्क को बतलाता है। एन है नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट। और ई क्या है? पोटेंशियल। अब यदि आप सेल के लिए बात करेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? ई सेल। यानी इसी को हम लोग कह सकते हैं सेल पोटेंशियल। अच्छा, एक बात बताइए, यदि हम इस फॉर्मूला को मानक शर्त पर लेके चले जाएं, मानक शर्त पर जाने के बाद एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में तो वो नोट न लग जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला लिखे हैं आप, माइनस एन एफ ई सेल को हम लोग ई नॉट सेल कह दें। जब आप उधर ई नॉट कीजिएगा तो ये डेल्टा जी भी हो जाता है डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी है गिव्स फ्री एनर्जी, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स मुक्त ऊर्जा, एक को बोलेंगे मानक गिव्स मुक्त ऊर्जा। इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। बाद में हम सारे टर्म को लिख देंगे कि कौन क्या है। लेकिन अब अगेन एक बार फिर से देखिए, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ई नॉट सेल। आइए थोड़ा वापस देखिए इसको। ई नॉट सेल बराबर आप क्या लिखते हैं? 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के सी, एट इक्विलिब्रियम, यही ना होता है? तो हम इसी चीज का यूज करेंगे अब वहां। माइनस एन एफ गुना ई नॉट सेल के बदले क्या लिखेंगे बताओ? 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के सी। ये बात हम तभी ना लिख सकते हैं जब रिएक्शन कहाँ हो? इक्विलिब्रियम पर। और ऐसे भी केसी जब आप लिख रहे हैं, इसका मतलब ही है कि रासायनिक अभिक्रिया कहाँ पहुंच चुका है?
साम्यावस्था पर, क्योंकि साम्यावस्था पर ही ना केसी की बात आप कर सकते हैं। ये सब बात आप 11th में पढ़े होंगे। अब बताइए यहाँ से कुछ कटेगा क्या? एन एफ से एन एफ कट जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बनाएगा तो इस सब फॉर्मूला का यूज कहीं ना कहीं पड़ेगा। बोर्ड लेवल में भी एक दो जगह जरूरत पड़ेगा। सुनिए अब यहाँ से आपको केसी का मान दे देगा, टेम्परेचर का मान दे देगा, तो गिव्स फ्री एनर्जी का मान निकाला जा सकता है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का मान निकाला जा सकता है। और यदि इसका मान दे दिया और टेम्परेचर का मान दे दिया तो केसी का मान निकाला जा सकता है। लेकिन आप हर जगह देखिए लॉग घुस रहा है, ये कहीं से आपके कैलकुलेशन को आसान करने वाला नहीं है, ये आपको टफ कर देगा वहां। अब जो जो टर्म इसमें आया है उस सब टर्म को हम एक एक करके लिख देते हैं। डेल्टा जी इसको बोलते हैं हम लोग, हिंदी में लिख दें, इसको बोलते हैं गिव्स मुक्त ऊर्जा। तो डेल्टा जी नॉट को क्या बोलेंगे? मानक गिव्स मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा का जो वैल्यू होता है वही वर्क को करता है, इसीलिए वर्क डन को डेल्टा जी से इंडिकेट करते हैं। और क्या क्या आया था, केसी क्या है? साम्य सांद्रण स्थिरांक या साम्य स्थिरांक हम लोग इसको बोल सकते हैं। एफ क्या है? फैराडेज कांस्टेंट, वैल्यू कितना? 91,500। और कौन चीज आया? एन, नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या था? टी, क्या है ये? टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट। और आर के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। और कुछ बचा? कहाँ तक पहुंचे थे आप? ये लिख चुके हैं ना? बताइए तो। करें चेंज? करते हैं।
बढ़े आगे। इसको ना इंग्लिश में भी लिख लेना तो ऊपर वाले को। अब हुआ। ये चीज ध्यान रखना, फिजिक्स में पोटेंशियल को वी से और केमिस्ट्री में पोटेंशियल को ई से सूचित करते हैं, तो थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन होगा बाद में आपको। बढ़िया आगे। चलिए हीटिंग डालिए तो। सब लोग थोड़ा एक्टिव मोड में आ जाइएगा। लिखेंगे सेल प्रदर्शन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल नोटेशन। सबसे पहले आप ये समझो कि ये हेडिंग है क्या। एक बात बताइए, जब आप वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में किसी से बात करेंगे तो वहां पर तो दो अर्ध सेल होगा। जैसे मान लीजिए एक तरफ जिंक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और एक तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। तो किसी को यदि हमको बार बार किसी अलग अलग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर काम करना हो या उसको बताना हो तो हर बार फोटो बनाना पड़ेगा। और फोटो बनाना थोड़ा टफ काम नहीं है, थोड़ा उसमें लंबा चौड़ा टाइम लगेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फोटो आपको नहीं बनाकर शॉर्टकट में आप उसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल प्रदर्शन या सेल नोटेशन। इसका क्या तरीका होता है आप वो समझिए। क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा आपको लिखा हुआ जैसे अभी बता रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं जेड एन सॉलिड सिंगल ऑब्लिक जेड एन प्लस प्लस और यहाँ लिख देते हैं C1। फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा डबल ऑब्लिक Cu प्लस प्लस C2 सिंगल ऑब्लिक Cu सॉलिड और कोमा के बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा P नॉट सेल बराबर 1.1 वोल्ट। बस हो गया, सेल नोटेशन हो गया। वो जो उतना लंबा चौड़ा दूसरा क्लास में जो उतना लंबा चौड़ा फोटो आप बनाए थे, याद कीजिए, जिंक वाला एक तरफ कॉपर वाला एक तरफ, उस सब को दर्शाने का तरीका बस एक लाइन का यही है। और ये क्या है अब आप इसको समझिए। इस नोटेशन का तीन भाग होता है। एक भाग डबल ऑब्लिक से बाएं और दूसरा भाग डबल ऑब्लिक से दाएं और तीसरा भाग कोमा के बाद। तीनों भाग को थोड़ा ढंग से समझिए।
सेल नोटेशन में ये जो डबल लाइन बना हुआ है, ये वाला जो डबल लाइन है, इस डबल लाइन को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या है ये? लवण सेतु ही इसको हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब है कि इसके एक तरफ एक इलेक्ट्रोड है और दूसरी तरफ दूसरा इलेक्ट्रोड है। तो इस बात को आप हमेशा हमेशा ध्यान में रखना कि साल्ट ब्रिज के दो साइड, एक को हम लोग बोलेंगे एलएचएस और दूसरे को आरएचएस। पहला साइड ये ध्यान रखना हमेशा एनोड मिलेगा तुमको। सेल नोटेशन में साल्ट ब्रिज से पहले जो होगा वो हमेशा क्या होगा? एनोड। और जो राइट साइड होगा उस पर वो हमेशा क्या होगा? कैथोड। पहला बात, एनोड है तो इसी को हम लोग निगेटिव इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। और इसको इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। और आप यह भी याद कीजिए कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता था। तो हमारे दिमाग में ये चीज सेट रहना चाहिए कि यहां पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा और यहां पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। और यदि ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यहां पर करेगा तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहलाएगा, वो रिडक्शन हाफ सेल कहलाएगा, दोनों को मिला देंगे तो वो फुल सेल कहलाएगा। हाँ या ना। अब यदि हम इससे आगे की बात करें, एट एनोड, पहले हम एनोड पर बात करते हैं। बताइए, एनोड पर जेड कन्वर्ट कर रहा है जेड प्लस प्लस में। तो जेड एस यदि कन्वर्ट किया जेड प्लस प्लस में, जिसका सांद्रण C1 दिया हुआ है, तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके न कन्वर्ट किया होगा। कैथोड पर क्या हुआ? कैथोड पर देखिए Cu2 प्लस, जिसका सांद्रण C2 है। अरे कुछ ना कुछ सांद्रण का मान देगा ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ना Cu सॉलिड में कन्वर्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम यहां लिख सकते हैं Cu प्लस प्लस, जिसका सांद्रण C2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Cu सॉलिड में कन्वर्ट करेगा। अब बताइए कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अवकरण अर्ध अभिक्रिया का योग ही ना रेडॉक्स रिएक्शन होता है। और किसी फुल सेल में तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी करेगा और त्याग भी करेगा। अर्ध सेल में अर्ध अभिक्रिया, फुल सेल में फुल अभिक्रिया। फुल अभिक्रिया का मतलब रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन कैसे निकलता है? जब हम दोनों हाफ को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। वो एरो के उस साइड है और ये एरो के इस साइड है। तो बताइए जोड़ने के बाद क्या क्या बचेगा? ZnS प्लस Cu प्लस प्लस, जहां पर जिस जहां पर C2 प्लस का C2 प्लस का सांद्रण कितना है? C2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट किस में हो रहा है बताइए? Zn प्लस प्लस में, जिसका सांद्रण C1 है, साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और साथ साथ Cu सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये कैसे निकला? ये दोनों को हम जोड़े तब ना निकला। यहां से कटेगा क्या? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, बचेगा क्या? यहां से बच जाएगा, क्या बचेगा बताइए? Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस प्लस, जिसका सांद्रण C2 है, ये कन्वर्ट हो रहा है Zn प्लस प्लस में, जिसका सांद्रण C1 है, प्लस Cu सॉलिड। ये फुल रेडॉक्स रिएक्शन है। इसी को कहा जाता है सेल रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको? इससे पहले आप कहते थे हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इस बार क्या कह दिए? सेल रिएक्शन। तो जब भी हम सेल रिएक्शन बोल दें तो आप समझ जाइए, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है यहां तक? तो ऐसी स्थिति में जब आपको सेल रिएक्शन मिल जाएगा तो आप जो फॉर्मूला जानते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल
माइनस 0.0591 log Q। फिर से 25 डिग्री वाला नहीं लिख दिए हैं, यदि कोई टेम्परेचर रहेगा तो वो वाला लिखेंगे जो मेन इक्वेशन था। तो बताइए यहां से ई सेल बराबर, इस क्वेश्चन का तीसरा भाग, ई नॉट सेल का मान दिया हुआ है 1.11 वोल्ट, है ना, ये दिया हुआ। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, 1.1 माइनस 0.0591 एन का मान। तो इलेक्ट्रॉन का ना लॉस गेन चल रहा है। अब यहाँ पर 4 मत लिख देना, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जिंक उसी इलेक्ट्रॉन को ना ग्रहण किया है कॉपर। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, बटा 2 लॉग क्यू का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट में कौन है, Zn प्लस प्लस, और रिएक्टेंट में कौन है, ऊपर रहेगा इसका सांद्रण, नीचे रहेगा इसका सांद्रण। ये और ये सॉलिड है, इसको तो छोड़ना पड़ेगा। तो क्या बनेगा बताइए, यहाँ से लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस प्लस बटे कंसंट्रेशन ऑफ Cu। क्वेश्चन में निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ मान आपको देगा। तो 1.1 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग। अब देखिए क्वेश्चन में वहां पर C1 बाई C2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि Zn प्लस प्लस का सांद्रण ब्रैकेट में C1 दिया हुआ था, इसका C2 दिया हुआ था। अब बताइए कि दोनों आयन का यदि सांद्रण दे दे तो ये लॉग पर सारा कैलकुलेशन करके उस सेल का सेल विभव नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो जिस तरह से आप ऑक्सीकरण विभव निकालना सीखे, अवकरण विभव निकालना सीखे, अब आप क्या सीख चुके हैं, सेल विभव निकालना। इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन इसी थ्योरी से रहता है। आपको कहेगा सेल विभव निकालिए, एक का कंसंट्रेशन इतना है, दूसरे का कंसंट्रेशन इतना है, वो सारा सेटअप वही देगा जो हम आपको दिए हैं, और उस पर कैसे क्वेश्चन होता है वो आपको बताया जाएगा। समझ में आ गया कि कैलकुलेशन आगे कैसे करना है। तो यहाँ तक उतार के छोड़िए। कल इस पर एकमात्र क्वेश्चन करवाएंगे, 4-5 क्वेश्चन लिखा देंगे जो संडे को होगा, और फिर आगे का थ्योरी स्टार्ट करेंगे। और दोनों एक बात का ध्यान रखा करो, पढ़ाते वक्त बोल देना मुंह बंद रखना है तो मुंह बंद रखा करो। जो सरकारी स्कूल वाला हल जो आदत नहीं छोड़े हो ना अभी तक, 11 12 में आने के बावजूद भी ये सब समझ में नहीं आता है तुमको, ये सरकारी स्कूल नहीं है। यहाँ खिचड़ी नहीं बटाता है, यहाँ पढ़ाई बटाता है, और पढ़ाई बटाने के लिए माथा का शांत होना बहुत जरूरी होता है। आपको शर्म आती है, यहाँ पर हम पढ़ाते रहते हैं तो हर बात हमको दिमाग से खींच खींच के निकालना पड़ता है कि क्या बोलना है, क्या लिखना है, कैसे बताना है, कैसे लिखना है, ये आपको समझ में आए। और आप मानसिक रूप से इतना टॉर्चर करते रहते हैं, बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के, या एक्टिविटी कुछ कुछ करके, पता चलेगा कि बाद में गड़बड़ होगा, वो हम समझा ही नहीं पाएंगे आपको ढंग से। वो स्थिति आने से पहले हम आपको समझा ना देंगे कि आप कैसे समझिएगा। तो अगला दिन से ये सब हम नहीं बोलेंगे कि चुप रहिए, नीचे उतरेंगे 2-4 लाठी दे के ऊपर आ जाएंगे। हमारा आदत है खराब, 4 लाठी यदि दे दिए तो समझ लो एक आध 100 लाठी पड़ जाएगा। तुम समझ नहीं रहे हो, तुमको हम हिदायत दे रहे हैं, लेकिन तुमको दिमाग में ये सब बात नहीं घुसता है। एक दिन मार देख लोगे, मिजाज हरियर हो जाएगा। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप शांत रहा कीजिए क्लास में। नहीं पढ़ना है, मान लीजिए खिस्सा करना है, और या मान लीजिए कि कुछ जरूरी खिस्सा आ गया, तो आप निकल जाइए ना, ऑफिस में सोफा लगा हुआ है वहां पर जाके बैठिए, पानी उनी है सब पीजिए, सेब संतरा है वहां बैठर लगा हुआ है, खाइए पिए।
यहाँ का है तमाशा कर रहे हैं। क्लास में तो आपको सिर्फ स्टूडेंट बन के ही बैठना पड़ेगा, यहाँ कोई रंगदारी नहीं चलेगा। रंगदारी कीजिएगा मुड़ी घुमा देंगे। वह हर एक टीचर जो ईमानदारी से काम करते हैं आपको सबसे पहले शांत रखने रहने की सलाह देंगे, ताकि तभी वो ढंग से काम कर पाएंगे। ऐसा थोड़ा है कि किताब पलटे हुए हैं उतरवा रहे हैं। ये जितना झोला छाप टाइप का टीचर होता है नहीं, सब खूब खिस्सा बात करते रहेगा, है कि वही सब करके वो साल भर दिन काटेगा। यहाँ हमारे पास उतना कहाँ टाइम है कि हम तुमसे बात करते रहें। तो आज बस यहीं तक रहेगा। आगे कल एक क्वेश्चन हम क्लास में इस पर करवाएंगे। यहाँ पर एक और बात फंसा हुआ है। ई नॉट सेल का मान अभी क्वेश्चन में डायरेक्ट ने दे दिया था 1.1। क्वेश्चन में ई नॉट सेल का मान दो तरीके से देता है, एक डायरेक्ट वे में देता है और एक इनडायरेक्ट वे में देता है। जब इनडायरेक्ट वे में देगा फिर आपको फंसा देगा, तो उसका पहले एक थ्योरी होगा, तब मात्र एक क्वेश्चन हम देंगे, हम ही उसको सॉल्व करेंगे, फिर 4 क्वेश्चन लिखा देंगे घर से करने के लिए, और फिर आगे थ्योरी थ्योरी होगा कल। संडे के टाइम पर अभी विचार नहीं किए हैं, देखते हैं कौन सा टाइम आपको देते हैं कल सोच के।